नमस्कार बच्चों, राम राम। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएस विद अशोक सोढ़ा के अंदर। कैसे हो आप सब? बढ़िया होंगे, एकदम मस्त होंगे, शानदार होंगे। नया साल लग चुका है बच्चों, तो नए साल की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बच्चों आपको सबसे पहला जो काम करना है, तैयारी जो बच्चे कर रहे हैं, आपको केवल और केवल क्या चाहिए बच्चों? सरकारी नौकरी चाहिए। यही सरकारी नौकरी के लिए बच्चों अभी जो अपनी एक सीरीज चल रही है SSC GD के नाम की, और ये जो सीरीज चल रही है, इस सीरीज के अंदर कंप्लीट अपन प्रत्येक दिन में आपके सामने एक बच्चों प्रैक्टिस सेट लेके आता हूं, और शानदार और जानदार क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट के अंदर मैं आपके लिए लेके आता हूं, और ये अपने कंप्लीट रहते हैं बच्चों SSC GD के लिए। अब ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन बाकी कहीं नहीं आएंगे। SSC GD का पेपर हो, CHSL का पेपर हो, CPU का हो, MTS का हो, CGL का पेपर हो, इसके अलावा बच्चों आने वाली NTPC की कोई भी वैकेंसी हो, उन सब बच्चों के लिए ये जो सीरीज है शानदार और जानदार सीरीज रहने वाली है। तो सभी बच्चों का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत। बच्चे जुड़िएंगे इसी क्लास के अंदर, और एक एक क्वेश्चन को आप और हम क्या करेंगे बच्चों? बेहतरीन तरीके से इसे कवर करने वाले हैं। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत, और स्वागत के साथ आज की क्लास का अपन शुभारंभ करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन आज की जो सीरीज यानी कौन सा प्रैक्टिस सेट हो गया बच्चों? प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा हो गया? 12 हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 बढ़िया से पढ़िए, और पढ़ते पढ़ते साथ साथ इस क्वेश्चन का बच्चों जवाब दीजिए। शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया बच्चों? क्वेश्चन में पूछा गया हरमंदिर साहिब पंजाब के किस शहर के अंदर स्थित है? बताइए भाई, सब लोगों को पता है किस शहर के अंदर स्थित है, और मुझे भी मालूम है किस शहर के अंदर स्थित है। अमृतसर के अंदर क्या हो गया? स्थित हो गया। लेकिन यहां से क्वेश्चन कितने सारे क्वेश्चन बनते हैं? कभी कभार या अक्सर SSC क्या करती है, एक क्वेश्चन जो है बच्चों गुरुओं से संबंधित निश्चित तौर पर अपने को देखने को मिलता है। कहीं से भी क्वेश्चन आए, अपने क्वेश्चन बच्चों बाहर नहीं जाना चाहिए। तो सबसे पहले तो 10 गुरु हुए, आप सभी को पता है। 10 गुरुओं के अपन नाम लिखते हैं। पहले गुरु कौन थे? SSC किस प्रकार के क्वेश्चन पूछती है? देखिए फटाफट अपन शुरुआत करते हैं। सिख धर्म के पहले गुरु पूछा जाता है कि पहले गुरु कौन थे भाई? बहुत बढ़िया से बच्चों क्लास को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सीधा सीधा अपन अपने कंसेप्ट की ओर। पहले गुरु कौन बनते हैं? तो पहले गुरु बनते हैं गुरु नानक देव जी। साथ साथ आप भी नोट करते चलोगे, गुरु नानक देव जी कौन से गुरु? पहले गुरु। गुरु नानक देव जी के बाद बनते हैं गुरु अंगद देव जी। गुरु नानक देव जी के बाद में गुरु अंगद देव जी, अंगद देव जी बनते हैं। गुरु अंगद देव जी के बाद में गुरु अमरनाथ जी, गुरु अमरनाथ जी। साथ साथ नोट करोगे, अमरनाथ जी बनते हैं। गुरु अमरनाथ जी के बाद बनते हैं गुरु रामदास जी, गुरु रामदास जी बनते हैं। रामदास जी के बाद कौन बनते हैं बताइए? ये बनते हैं गुरु अर्जुन देव जी, गुरु अर्जुन देव जी। दिखाई दे रहा आपको बढ़िया तरीके से? बिल्कुल बढ़िया से दिखाई दे रहा है। गुरु अर्जुन देव जी। गुरु अर्जुन देव जी के बाद बनते हैं गुरु हरगोविंद सिंह, गुरु हरगोविंद सिंह, गुरु हरगोविंद सिंह, गुरु हरगोविंद सिंह बनते हैं, गुरु हरगोविंद सिंह। गुरु हरगोविंद सिंह के बाद कौन बनते हैं? गुरु हर राय जी, गुरु हर राय जी, गुरु हर राय जी बनते हैं। गुरु हर राय जी के बाद कौन बनते हैं? गुरु हरकृष्ण जी, गुरु हरकृष्ण जी बनते हैं। और गुरु हरकृष्ण जी के बाद देखिए बच्चों कौन बनते हैं? इनके बाद बनते हैं गुरु तेग बहादुर, तेग बहादुर 9वें गुरु। और 10वें गुरु कौन बनते हैं? आप सभी को मालूम होगा, 10वें गुरु बनते हैं गुरु गोविंद सिंह। देखिए सारे के सारे मैंने सिख धर्म के आपके सामने गुरु लिखे, इसलिए कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बड़े महत्वपूर्ण रहते हैं। पहले गुरु बने, उसके बाद देखिए एक बार फिर से दूसरे गुरु कौन हो गए? अंगद देव जी। साथ साथ फिर मैं आपके सामने रिवाइज करवा रहा हूँ। तीसरे गुरु गुरु अमरनाथ जी। चौथे 4 नंबर पे गुरु कौन हो गए? गुरु रामदास जी। 5वें सिखों के गुरु कौन से हो जाते हैं? अर्जुन देव जी। अर्जुन देव जी के बाद 6ठे गुरु कौन से हो जाते हैं? गुरु हरगोविंद जी। गुरु हरगोविंद जी के बाद 7वें गुरु गुरु हर राय जी। 8वें गुरु कौन से हो गए? हरकृष्ण जी। और 9वें गुरु कौन से हो गए? 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर। और 10वें गुरु कौन से हो जाते हैं सिखों के? तो 10वें गुरु हो जाते हैं गुरु गोविंद सिंह जी। क्लियर हुआ? तो ये सारे के सारे आपको नोट करने हैं साथ साथ, इसलिए कि एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। अब देखिए बहुत शानदार और अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किस प्रकार से? सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, फटाफट मैं आपके सामने सीधा सीधा अपन जो है बच्चों इस प्रकार चलते हैं। गुरु
नानक देव जी। तो पूछा जाता है सिख धर्म के संस्थापक कौन थे वे? सिख धर्म के संस्थापक कौन होंगे? तो सिख देव के संस्थापक होंगे गुरु नानक देव जी होंगे। ये पेन दिखाई दे रहा है क्या आपको? बिल्कुल, ये पेन थोड़ा कम दिखाई दे रहा है भाई, ये कम दिखाई दे रहा है तो अपन थोड़ा सा इसको लाइट करते हैं। गुरु नानक देव जी होंगे। इसके अलावा ये भी पूछा जाता है सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे? तो यहाँ पर भी गुरु नानक देव जी आएगा। इसके अलावा संस्थापक होंगे, पहले गुरु होंगे। इसके अलावा बच्चों गुरु की रसोई या जो लंगर है इसकी शुरुआत कौन करते हैं? तो गुरु की रसोई या गुरु का लंगर, इसकी शुरुआत कौन करते हैं? कई बार ऐसे एग्जाम पूछती है, तो ये भी कौन करते हैं? गुरु नानक देव जी करते हैं। दूसरे गुरु अंगद देव जी हो गए। गुरु बच्चों ये जो लिपि है आपकी पंजाबी की जो लिपि है, पंजाबी जो लिपि है कौन सी लिपि हो गई भी? गुरुमुखी लिपि हो गई। इस गुरुमुखी लिपि के संस्थापक कौन थे या गुरुमुखी लिपि किसके द्वारा लाई गई थी? तो ये लाई गई थी गुरु अंगद देव जी के द्वारा लाई गई थी। क्लियर हुआ? इसके अलावा एक एसएससी और शानदार क्वेश्चन पूछती है, गुरु नानक देव जी जो है किसके समकालीन थे भाई? किसके समकालीन थे? बताइए बच्चों, किसके समकालीन थे? तो ये समकालीन हो गए बाबर के समकालीन हो गए। बहुत अच्छा यहाँ से क्वेश्चन बनता है, बाबर के समकालीन हो गए। 3 नंबर पे हो गए गुरु अमरदास जी। कौन हुए? गुरु अमरदास जी। पहली बात तो ये अकबर के समकालीन थे, अकबर के समकालीन पूछ लिया जाता है। अकबर के समकालीन कौन से गुरु हो गए? तो गुरु अमरनाथ जी हो गए। इसके अलावा बच्चों देखिए गुरु अमरनाथ जी जो है अकबर के समकालीन हो गए। इसके अलावा सिखों के अंदर सती प्रथा, सिखों के अंदर सती प्रथा, सिखों के अंदर जो है प्रदा प्रथा, ये किसके द्वारा दूर की गई थी? ये भी की गई थी गुरु अमरनाथ जी के द्वारा दूर की गई थी। इसके अलावा और क्या पूछा जाता है बच्चों? आनंद कारज विवाह। बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है। आनंद कारज विवाह किसके द्वारा शुरू किया गया? ये भी किया गया गुरु अमरनाथ जी के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? गुरु अमरनाथ जी के द्वारा गया। 4 नंबर पे हो गए गुरु रामदास जी। देखिए स्वर्ण मंदिर की नींव, स्वर्ण मंदिर जो है इसकी नींव किसके द्वारा रखी गई? तो स्वर्ण मंदिर की नींव जो है ये रखी गई किन गुरुओं के द्वारा रखी गई? गुरु रामदास जी के द्वारा रखी गई। गुरु रामदास जी के द्वारा रखी गई। बहुत बढ़िया, गुरु रामदास जी के द्वारा रखी गई। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अमृतसर की नींव जो है किसके द्वारा रखी गई? या हरमंदिर साहिब, इन्हें क्या कहा जाता है? हरमंदिर साहिब कहा जाता है। हरमंदिर साहिब की नींव अपने से पूछा जाए किसके द्वारा रखी गई? तो ये नींव रखी गई रामदास जी के द्वारा रखी गई। इसके अलावा अमृतसर की नींव भी किसके द्वारा रखी गई? अमृतसर जो शहर है इसकी नींव किसके द्वारा रखी गई? तो ये भी गुरु रामदास जी के द्वारा रखी गई। अमृतसर का जो निर्माण कार्य है बच्चों, स्वर्ण मंदिर का निर्माण कार्य पूरा किसके द्वारा करवाया गया? स्वर्ण मंदिर का निर्माण कार्य पूरा किसके द्वारा करवाया गया? तो कभी पूछा जाए अपने से पूरा किसके द्वारा, कंप्लीट किसके द्वारा करवाया गया? तो ये गुरु अर्जुन देव जी के द्वारा करवाया गया। गुरु अर्जुन देव जी के द्वारा करवाया गया। बहुत बढ़िया यहाँ से क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा देखिए और भी अपने सामने क्वेश्चन बनते हैं बच्चों। गुरु हरगोविंद जी, इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें सैनिक संत कहा जाता है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन बना। सैनिक संत किन्हें कहा जाता है? तो इन्हें कहा जाता है सैनिक संत। इसके अलावा अकाल तख्त की स्थापना किसके द्वारा की गई? अकाल तख्त बच्चों, अकाल तख्त की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ये भी गुरु हरगोविंद जी के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई? गुरु हरगोविंद जी के द्वारा की गई। 7वें गुरु आपसे पूछ लिया जाए तो 7वें गुरु कौन से हो जाते हैं? 7वें गुरु आपके सामने गुरु हरराय जी हो जाते हैं। इसके अलावा बच्चों सबसे कम उम्र के गुरु, सबसे कम उम्र के गुरु कौन बने थे? सबसे कम उम्र के गुरु, कम उम्र के गुरु कौन बनते हैं? तो सबसे कम उम्र के गुरु कौन बनते हैं? ये बनते हैं गुरु कृष्ण राय जी बनते हैं। इसके अलावा 9वें गुरु पूछा जाता है कौन थे? तो 9वें गुरु थे तेग बहादुर। 9वें गुरु थे बच्चों तेग बहादुर। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन आपके सामने, और इस क्वेश्चन को बारीकी से आपने और हमने क्या किया, कवर किया। गुरु गोविंद सिंह जी, तो देखिए 10वें गुरु पूछा जाता है कौन थे? तो 10वें गुरु हो जाते हैं गुरु गोविंद सिंह हो जाते हैं। खालसा पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई? गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा। बच्चों खालसा पंथ की स्थापना
खालसा पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो खालसा पंथ की स्थापना भी की गई थी गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा। कब की गई थी? 1699 के अंदर की गई थी। क्लियर हुआ बच्चों? इसके अलावा करतारपुर कॉरिडोर, देखिए बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन, करतारपुर कॉरिडोर, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, जगह पड़ी है अपने पास में, करतारपुर कॉरिडोर, करतारपुर कॉरिडोर, करतारपुर कॉरिडोर, ये भी बच्चों जो है किससे? सिख धर्म से संबंधित हो गया। और 2008 से जो इसे जो है श्रद्धालुओं के लिए बच्चों क्या कर दिया गया था? वीजा मुक्त कर दिया गया था, वीजा मुक्त कर दिया गया था करतारपुर कॉरिडोर का। क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर। तो एक बार देखिए बच्चों, बार बार देखिए इस क्वेश्चन को, इसलिए कि ये क्वेश्चन पूरे आने की संभावना बनती है और पूरा जो है जितने सिख धर्म से संबंधित अपने क्वेश्चन बन सकते हैं उन क्वेश्चन को आपने और हमने क्या किया है? कवर किया है। एक बार फिर से देखिए, फटाफट इस क्वेश्चन को देखिए। सबसे पहले सिख धर्म के पहले गुरु कौन हो जाते हैं? पहले गुरु हो जाते हैं गुरु नानक देव जी। क्लियर बात हुई। इसके अलावा सिख धर्म के संस्थापक कौन हो गए? गुरु नानक देव जी हो गए। सिखों के पहले गुरु भी कौन हो गए? गुरु नानक देव जी हो गए। गुरु नानक देव जी जो है किसके समकालीन थे? गुरु नानक देव जी बाबर के क्या थे बच्चों? समकालीन थे। इसके अलावा गुरु का लंगर, इसके अलावा बच्चों गुरु का लंगर या गुरु की रसोई, तो ये गुरु का लंगर और गुरु की रसोई किसके द्वारा शुरू की गई? गुरु नानक देव जी के द्वारा शुरू की गई। लेकिन लोकप्रिय किसके द्वारा बनाई थी? ये लोकप्रिय किन्होंने बनाई थी? अगर ये कभी क्वेश्चन पूछा जाए तो ये बनाई थी गुरु अंगद देव जी के द्वारा। किसके द्वारा? गुरु अंगद देव जी के द्वारा बनाई गई थी। क्लियर हुआ? गुरु अंगद देव जी दूसरे गुरु हो गए। इसके अलावा गुरुमुखी लिपि जो है उसके आविष्कारक कौन से गुरु थे? तो ये हो गए गुरु अंगद देव जी। 3 नंबर पे आते हैं गुरु अमरनाथ जी। क्या क्या बातें याद रखनी है अपने को अमर सिंह जी के बारे में? बातें अपने को याद रखनी है, देखिए कौन सी। देखो बच्चों, पहली बात तो ये होगी कि अमरनाथ जी जो है किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन थे। सती प्रथा और प्रदा प्रथा जो है किसके द्वारा समाप्त की गई थी? किसके अंदर बच्चों? सिखों के अंदर। तो ये किसके द्वारा समाप्त की गई थी? गुरु अमरनाथ जी के द्वारा। आनंद कारज विवाह, आनंद कारज मैरिज पूछा जाता है एग्जामिनर के द्वारा, किसके द्वारा शुरू किया गया? अमरनाथ जी के द्वारा। इसके अलावा स्वर्ण मंदिर की नींव किसके द्वारा रखी गई? गोल्डन टेम्पल की नींव, ये गुरु रामदास जी के द्वारा रखी गई। इसके अलावा हरमंदिर साहिब भी इन्हें कहा जाता है। अमृतसर की नींव भी किसके द्वारा रखी गई? तो ये भी रखी गई बच्चों गुरु रामदास जी के द्वारा। नींव का अगर पूछे तो गुरु किसके द्वारा रखी गई है? रामदास जी के द्वारा। लेकिन हरमंदिर साहिब जो है बच्चों, इनका निर्माण कार्य किसके द्वारा पूरा करवाया गया था? तो ये करवाया गया था गुरु अर्जुन देव जी के। जो गुरु कौन से गुरु थे? 5वें गुरु थे। इसके अलावा सैनिक संत किन्हें कहा जाता है? हरगोविंद सिंह जी को कहा जाता है। अकाल तख्त की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? हरगोविंद जी के द्वारा की गई थी। सबसे कम उम्र के गुरु कौन से बने थे? सबसे कम उम्र के गुरु कौन से बने थे बच्चों? तो ये बने थे गुरु हरकृष्ण जी। इसके अलावा गुरु तेग बहादुर कौन से गुरु थे? 9वें गुरु थे। और 10वें गुरु कौन से हो जाते हैं बच्चों? गुरु गोविंद सिंह जी हो जाते हैं, जिन्होंने खालसा पंथ की क्या की थी? स्थापना की थी। 1699 के अंदर इन्होंने जो बच्चों शुरू किया था। बहुत बढ़िया और शानदार क्वेश्चन था। अब आपका काम ये बचा कि बढ़िया से इसका स्क्रीनशॉट लोगे, उसके बाद एक एक क्वेश्चन को आप क्या करोगे बच्चों? अपनी जो कॉपी है उस कॉपी के अंदर क्या करोगे? नोट डाउन करोगे। फिर आप और हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। बढ़िया से स्क्रीनशॉट लीजिए इस क्वेश्चन का। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 2 शुरुआत करते हैं। वर्ष 1862 में पहली बार उच्च न्यायालय की स्थापना पूछी गई है। वर्ष 1862 में पहली बार उच्च न्यायालय की स्थापना पूछी गई है। कहाँ पर की गई थी 1862 के अंदर उच्च न्यायालय की स्थापना? झांसी, ग्वालियर, दिल्ली या मद्रास? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आएगा अपने सामने? इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा मद्रास आएगा। बच्चों उच्च न्यायालय पूछा गया, सर्वोच्च न्यायालय नहीं पूछा गया, उच्च न्यायालय पूछा गया। तो सबसे पहले तो आप देखिए भारत के अंदर जो है कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना, भारत में कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना कब होती है? हाई कोर्ट उच्च न्यायालय की स्थापना। तो कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना कब होती है? बताओगे कब होती है? तो इसकी स्थापना होती है 1 जुलाई बच्चों, 1 जुलाई 1862 को होती है। 1 जुलाई 1862 को कौन से? कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना होती है। कलकत्ता का पूछा गया तो इसका मतलब बॉम्बे उच्च न्यायालय भी पूछा जा सकता है। बॉम्बे उच्च न्यायालय,
पूछा जा सकता है बॉम्बे उच्च न्यायालय की स्थापना कब होती है? तो बॉम्बे उच्च न्यायालय की स्थापना होती है 14 अगस्त 1862 को। 14 अगस्त 1862 को कौन से? बॉम्बे उच्च न्यायालय की स्थापना। बॉम्बे पूछा गया है तो इसका मतलब मद्रास भी पूछा जा सकता है। मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना, सर्वोच्च न्यायालय नहीं पढ़ रहे अपने, उच्च न्यायालय की स्थापना पढ़ रहे हैं। तो मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना होती है 15 अगस्त को। 15 अगस्त 1862 को इसकी स्थापना होती है। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना भी अपने से देखिए पूछी जा सकती है। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो ये दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना अगर अपने से पूछा जाए तो अपने को तो छाप ही देना है कब हुई थी। इसकी स्थापना होती है 31 अक्टूबर। बच्चों 31 अक्टूबर क्यों लिखा? तो मैंने अक्टूबर, और ये 1966 के अंदर होती है। कब होती है? 31 अक्टूबर 1966 के अंदर होती है। क्लियर हुई बात? बिल्कुल क्लियर होती है यहाँ पे। अब देखिए कुछ अपन और चर्चा करते हैं थोड़ी थोड़ी। उच्च न्यायालय की बात की गई है तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना अक्सर एग्जाम्स के अंदर पूछी जाती है। भारत में सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, भारत में सबसे पहले पूछा जा सकता है SC मैंने लिखा सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। तो ये अक्सर एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है, आपको पता होगा, फिर भी अपन लिखते हैं यहाँ पे। कब हुई थी इसकी स्थापना? इसकी स्थापना होती है 1774 के अंदर। 1774 के अंदर होती है। और किस एक्ट के द्वारा होती है? तो ये होती है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर। अब क्वेश्चन देखिए किस प्रकार बनता है बच्चों। क्वेश्चन बनता है भारत के अंदर सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब होती है? तो अपना आंसर आएगा 1774 आएगा। कहाँ पर होती है ये भी पूछा जा सकता है। तो ये होती है कलकत्ता के अंदर होती है। किस एक्ट के द्वारा होती है? किस अधिनियम के द्वारा होती है? एक्ट लिखा मतलब किस अधिनियम के द्वारा होती है? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा इसकी क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। तो प्रथम न्यायाधीश भी इनके कौन थे? प्रथम न्यायाधीश कौन थे? बिल्कुल लाजमी है पूछा जाना, प्रथम न्यायाधीश कौन थे? तो प्रथम न्यायाधीश थे एलिजा इम्पे। इनका नाम हो गया एलिजा इम्पे, प्रथम न्यायाधीश होगी। और इसके अलावा पूछा जा सकता है इनकी कार्यकारिणी के अंदर कितने मेंबर थे? और तो ये लीजिए, एक तो एलिजा इम्पे हो गए, इसके अलावा 1+3 हो गया वे आप, और हम ऐसे लिख सकते हैं 1+3 हो गया। तो एक तो हो गए एलिजा इम्पे, इसके अलावा 3 इनके कौन से हो गए? कार्यकारिणी के अंदर हो गए। इसके अलावा देखिए दिल्ली के अंदर संघीय न्यायालय की स्थापना कब होती है? दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना कब होती है? संघीय न्यायालय की स्थापना कब होती है? तो दिल्ली के अंदर संघीय न्यायालय की स्थापना कब होती है बताइए आप हमें। ये होती है 1935 के एक्ट के द्वारा। 1935 के एक्ट के द्वारा होती है, अधिनियम के द्वारा होती है। और सर मोरिच ग्वायर इसके क्या बने थे? पहले अध्यक्ष बने थे। सर मोरिच ग्वायर, सर मोरिच ग्वायर छाप देना है आपको साथ साथ ग्वायर। सर मोरिच ग्वायर जो है इसके क्या बनते हैं? पहले अध्यक्ष बनते। इसकी कार्यकारिणी कैसी थी? इसकी कार्यकारिणी थी 1+7, यानी एक तो मुख्य न्यायाधीश होगा +7 इसके क्या होंगे? अन्य न्यायाधीश होंगे। जबकि पहले जो स्थापना की गई थी इसके अंदर एक मुख्य न्यायाधीश होगा प्लस इसके साथ कितने होंगे? 3 अन्य न्यायाधीश होंगे। अब आता है स्वतंत्रता के बाद में। अब अपने से पूछा जाए कि स्वतंत्रता के बाद में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब होती है? तो स्वतंत्रता के बाद सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है भारत के अंदर 28 जनवरी 1950 को होती है। 28 जनवरी 1950 को स्थापना हुई थी। और इसके पहले पूछा जाए तो इसकी कार्यकारिणी क्या थी? 1+7 इसकी भी क्या थी? कार्यकारिणी थी। और हीरालाल जे कानिया भारत के क्या बने थे? मुख्य न्यायाधीश। हीरालाल जे की सुमन कालिया या हीरालाल जे कानिया अपन कह सकते हैं। हीरालाल जे की सुमन कानिया जो है भारत के पहले क्या बने थे? मुख्य न्यायाधीश बने थे। कौन बने? मुख्य न्यायाधीश। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो ये बिल्कुल अपने सामने क्लियर हुई। इसके अलावा देखिए भारत की पहली, बच्चों भारत की पहली सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश महिला कौन थी? भारत में सुप्रीम कोर्ट में लिख रहा हूँ SC सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? पहली महिला न्यायाधीश कौन थी भाई? फातिमा बीवी। पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो ये होगी फातिमा बीवी। फातिमा बीवी हो जाती है। कौन हुआ? फातिमा बीवी।
फातिमा बीवी। पहली महिला अपने से पूछा जाए तो पहली महिला कौन होगी? पहली महिला हो गई फातिमा बीवी होगी। लेकिन मैंने लिखा कौन सा आपके सामने? सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश होगी। लेकिन आपको ये नहीं है कि कभी आपसे पूछा जाए कि भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी थी। तो ध्यान रखना, वर्तमान समय तक एक भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है। ये केवल और केवल बच्चों कौन बनी है? सुप्रीम कोर्ट की जो है न्यायाधीश बनी है, ना कि ये मुख्य न्यायाधीश बने। इसके अलावा जो है कौन? इसके अलावा बच्चों नीता सेठ। इसके अलावा कौन होगी? अगर पूछा जाए अपने से कि भारत की पहली सुप्रीम कोर्ट की जो है सुप्रीम कोर्ट की महिला, एक मिनट माफ करना, भारत के अंदर सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश पूछा जाए तो फातिमा बीवी होगी। इसके अलावा हाई कोर्ट के, भारत में पहली हाई कोर्ट, HC लिखा मैंने, हाई कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश, हाई कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी? पहली महिला न्यायाधीश कौन बनती है? तो बताइए कौन बनती है? ये बनती है नीता सेठ। कौन बनती है? नीता सेठ बनती है। और ये नीता सेठ कहाँ की बनती है? हिमाचल प्रदेश की बनती है। हिमाचल प्रदेश की बनती है। कब बनती है? 1991 के अंदर, 1991 के अंदर बनी। क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर हुआ, बहुत बढ़िया। वर्तमान में अपने से पूछा जाए कि वर्तमान के अंदर कौन है, तो वर्तमान के अंदर होगी राजीव खन्ना। वर्तमान के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन होंगे? राजीव खन्ना होंगे। राजीव खन्ना जो है क्रमशः कौन से होंगे? तो अपने को ध्यान रखना है 51वें होंगे। इससे भी अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सर्वोच्च न्यायालय के रूप के अंदर सर्वाधिक लंबी अवधि वाले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सर्वाधिक लंबी अवधि वाले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बनते हैं बच्चों? कौन बनते हैं? तो ये बनते हैं YV चंद्रचूड़, YV चंद्रचूड़ बनते हैं। क्लियर हुआ? इसके अलावा ये 51वें थे तो 50वें कौन बनते हैं? ये 51वें बने हैं वर्तमान के अंदर, तो 50वें का कार्यकाल क्या हो गया? पूरा हो गया। तो ये थे DY चंद्रचूड़, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर। अब अपना क्या हो गया? बोर्ड कंप्लीट भर गया भाई। एक बार फिर से अपन बहुत बढ़िया से मैं आपको रिवाइज करवाऊंगा साथ साथ। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया? क्वेश्चन के अंदर तो इतना ही पूछा गया, 1862 में भारत में पहली बार उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो मद्रास अपना आंसर आ गया। देखिए कलकत्ता हाई कोर्ट की स्थापना पूछा जाए तो 1 जुलाई 1862 को हो जाती है। बॉम्बे हाई कोर्ट की स्थापना पूछा जाए तो 14 अगस्त 1862 को। मद्रास हाई कोर्ट की स्थापना पूछा जाए तो 15 अगस्त 1862 को हो जाती है। इसके अलावा दिल्ली हाई कोर्ट की स्थापना पूछा जाए तो 31 अक्टूबर 1966 को हो जाती है। बहुत बढ़िया यहाँ तक। फिर देखिए ये तो उच्च न्यायालय की बात की जा रही थी। अब अपन चलते हैं किसकी ओर? भारत के अंदर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस एक्ट के द्वारा हुई थी? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। कहां पर है? कलकत्ता के अंदर। ये अक्सर पूछा गया था। और अभी जो RPF SI का एग्जाम था, RPF SI का, उसमें भी बच्चों ये क्वेश्चन पूछा गया था। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बनते हैं? एलिजा इम्पे बनते हैं। इनकी कार्यकारिणी के अंदर कितने सदस्य थे? इनकी कार्यकारिणी के अंदर 3 सदस्य थे। एक का नाम था चेम्बर्स, एक का नाम था हाइट। एक का नाम हो गया चेम्बर्स, एक का नाम हो गया हाइट, एक का नाम हो गया लिमेस्टाइन। एक का नाम कौन सा हो गया? लिमेस्टाइन हो गया। इससे भी अच्छा क्वेश्चन और किस प्रकार बन सकता है कि दिल्ली के अंदर संघीय न्यायालय की स्थापना कब होती है? तो संघीय न्यायालय की स्थापना 1935 के एक्ट के द्वारा होती है। और पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन बनते हैं? सर मॉरिस ग्वायर बनते हैं। लेकिन स्वतंत्रता के बाद अपने से पूछा जाए, आज़ादी के बाद पूछा जाए तो 28 जनवरी 1950 को स्थापना होती है। और 1+7 एक मुख्य न्यायाधीश थे, यानी हीरालाल जे कानिया बने थे। इनकी कार्यकारिणी में और कितने सदस्य थे? 7 अन्य सदस्य थे। भारत में सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश फातिमा बीवी बनती है। इसके अलावा भारत के अंदर पहली हाई कोर्ट की महिला कौन बनती है बच्चों? नीता सेठ बनती है। हिमाचल प्रदेश 1991 के अंदर बनती है। तो बहुत बढ़िया से आप इसका क्या लोगे? स्क्रीनशॉट लोगे भाई, बहुत बढ़िया से। चलें बच्चों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें अपन। बिल्कुल अपन क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। चलो क्या पूछा गया क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर? मज़ा आ रहा नहीं आ रहा? बिल्कुल आ रहा है। अब देखिए मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था बच्चों कल की क्लास के अंदर, यानी 31 दिसंबर पिछले साल की क्लास के अंदर, आप और हम कहेंगे तो पिछले साल की क्लास में एक क्वेश्चन पूछा था। उस क्वेश्चन यार भारत के संविधान जो है किसके द्वारा लिखित था भाई?
तो ये जो है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा सब बच्चों के द्वारा सही जवाब दिया गया था। अरिपा ने सही जवाब दिया, मंजू ने सही जवाब दिया, शंकर ने इसका जो है बिल्कुल सही जवाब दिया था, जेठी के द्वारा इसका सही जवाब दिया गया था, रोनित और अनीस के द्वारा भी सही जवाब दिया गया था। इसके अलावा एक दो मेरे और भाई थे, उनका नाम नहीं याद आ रहा, एक गोदारा म्यूजिक के नाम से था, उन्होंने जो है बिल्कुल सही जवाब दिया था। क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 निम्नलिखित में से किस विचार से संबंधित है? निम्नलिखित में से किस विचार से संबंधित है? बताइए भाई। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 किस विचार से संबंधित है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, सूचना का अधिकार, किस अधिकार से संबंधित है? देखो ये है बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा आ गया? स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल नंबर 19 हो गया। अब देखिए यहाँ से कौन कौन से अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। हर बार की तरह सबसे पहले ये बात की जा रही है यहाँ पर भाग नंबर 3 की। भाग नंबर 3 की बात की अपने, और भाग नंबर 3 को पूछा जाता है कि भारत के संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती है। तो ये लीजिए, पहला हर बार की तरह पूछा जाने वाला क्वेश्चन, मैग्ना कार्टा की संज्ञा किसे दी जाती है? भाग नंबर 3 को। भाग नंबर 3 में क्या मिलता है अपने को? भाग नंबर 3 में क्या व्यवस्था मिलती है? भाग नंबर 3 में मिलते हैं अपने को मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार मिलते हैं। मौलिक अधिकारों की व्याख्या अपने को मिलती है। बहुत बढ़िया। इसके अलावा और क्वेश्चन पूछा जाए भाग नंबर 3 में, भाग नंबर 3 जो है, सबसे पहली बात, मौलिक अधिकार लागू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बनता है? मौलिक अधिकार लागू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बनता है? तो दुनिया का पहला देश बनता है, आपको जवाब देना है, अमेरिका बनता है। अमेरिका हुआ। लिखित रूप से मौलिक अधिकार अमेरिका देता है। इसके अलावा और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? भारत ने भाग नंबर 3 मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से ले लिए? तो अमेरिका जो है बच्चों, सबसे पहले अमेरिका ने लागू किया था, और भारत ने भी कहाँ से ले लिया? अमेरिका से ले लिया। देखिए साधारण साधारण अपने सामने 5 क्वेश्चन बन गए। साधारण साधारण कैसे बन गए? 5 क्वेश्चन बन गए। क्लियर हुआ? भाग नंबर 3 को मैग्ना कार्टा की संज्ञा, मौलिक अधिकार भाग नंबर 3 में, भाग नंबर 3 में दुनिया का पहला जो है मौलिक अधिकार लिखित रूप से लागू करने वाला देश बनता है अमेरिका, और इसके अलावा भाग नंबर 3 जो है भारत में लागू किया गया था, तो कहाँ से लिया गया? तो ये अमेरिका से लिया गया। इसके अलावा और साधारण साधारण क्वेश्चन कौन से बनते हैं? भाग नंबर 3, और भाग नंबर 3 के अंदर मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ तक मिलते हैं? आर्टिकल नंबर 12 से लेके 35 तक क्या मिलता है? इनका उल्लेख मिलता है। यहाँ तक बातें ठीक, बहुत बढ़िया, यहाँ तक बातें। इसके अलावा भारत के संविधान के भाग नंबर 3 में समानता के कितने अधिकार मिलते हैं? समानता के अधिकार कितने मिलते हैं? थोड़ा सा ये डीपली क्वेश्चन है भाई, समानता के अधिकार कितने मिलते हैं? अब आप हमें बताओगे स्वतंत्रता के अधिकार कितने मिलते हैं? स्वतंत्रता के अधिकार कितने मिलते हैं? समानता के अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार अपने को कितने मिलते हैं? इसके अलावा धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार कितने मिलते हैं? शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार अपने को कितना मिलता है? संपत्ति का अधिकार क्या अपने को मिलता है? नहीं मिलता। इसके अलावा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। देखिए कहना मैं क्या चाह रहा हूँ? कहना ये चाह रहा हूँ, समानता के अधिकार अपने को मिलते हैं 5 प्रकार से, स्वतंत्रता के अधिकार अपने को मिलते हैं 4 प्रकार से, शोषण के विरुद्ध अधिकार देखिए आर्टिकल नंबर 14 से लेके 19 तक 5 हो गए, 19 से लेके 22 तक कितने हो गए? 4 हो गए। उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 से ये कितने मिल गए? अपने को 2 मिल जाते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार फिर से अपने को 4 मिलते हैं। शिक्षा संस्कृति का अधिकार अपने को 2 मिलता है। संपत्ति का मूल अधिकार 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे हटा दिया गया था, हटा दिया गया। क्लियर हो गया बच्चों? और ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल नंबर 32। क्लियर हुआ? देखिए छोटी छोटी जानकारियां थी किससे संबंधित? भाग नंबर 3 से संबंधित। अब एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, भाग नंबर 3 के अंदर कितने ऐसे मौलिक अधिकार है, कितने ऐसे मौलिक अधिकार है जो केवल और केवल भारतीयों को प्राप्त है? किसे प्राप्त है? केवल और केवल भारतीयों को प्राप्त है। तो देखिए आर्टिकल नंबर 15, 16, 19, 15, 16,
19, 29 और 30। अंडरलाइन कर रहा हूं मैं एक बार फिर से, बहुत बढ़िया से इन्हें याद रखना भी। आर्टिकल नंबर 15, 16, 19, 29 और 30 बच्चों केवल और केवल किन्हें प्राप्त है? भारतीयों को प्राप्त है। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। अब एक बार फिर से चलते हैं अपने स्वतंत्रता की ओर। किसकी ओर चलते हैं? स्वतंत्रता की ओर। पूरा पोस्टमार्टम करने वाले हैं इस क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है भारत के संविधान के भाग नंबर 3 के अंदर कितने प्रकार के अधिकार थे मूल संविधान के अंदर? तब अपना क्या आंसर आएगा? आपको मालूम है आंसर अपना 7 आने वाला है, लेकिन पूछा जाए वर्तमान के अंदर कितने प्रकार के? वर्तमान के अंदर 6 प्रकार के। ये मौलिक अधिकारों की बात हुई। यहां पर केवल और केवल पूछा गया स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। अब देखिए आर्टिकल नंबर 19 किसकी बात कर रहा है? स्वतंत्रता की बात कर रहा है। देखिए जहन में अच्छे से आप जोर देके याद करोगे, भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 19 किससे संबंधित हो गया? स्वतंत्रता के अधिकार से संबंध हो गया। आर्टिकल नंबर 19 के अंदर अपने को स्वतंत्रता मिलती है। बहुत अच्छी बात। स्वतंत्रता कितने प्रकार की मूल संविधान में मिलती थी? 7 प्रकार की। वर्तमान के अंदर कितने प्रकार की मिलती है? तब अपना आंसर क्या आएगा? 6 आएगा। ध्यान रखना, पूछा जाए मौलिक अधिकार कितने प्रकार के थे? अपना आंसर 7 आ गया। वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने प्रकार के? अपना आंसर 6 आ गया। इसके अलावा और पूछा जा सकता है कि भारत के संविधान के आर्टिकल नंबर 19 के अंदर कितने प्रकार की स्वतंत्रता थी? तब भी अपना आंसर 7 आएगा। कितने प्रकार की थी? तब 7 आएगा। वर्तमान में पूछा जाए तो कितना आएगा? वर्तमान के अंदर 6 आएगा। मेरी बात बढ़िया से आपको समझ आई या नहीं? अगर समझ आई है तो क्लास को आप लाइक करोगे, क्लास को आप शेयर करोगे, बढ़िया बढ़िया आप क्या करोगे बच्चों? कमेंट करोगे। क्लियर हुआ? देखिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सबसे पहले आर्टिकल नंबर 19 के अंदर 7 प्रकार की स्वतंत्रता थी। बिल्कुल स्वतंत्रता थी। देखिए लिखता जा रहा हूं मैं। सबसे पहले स्वतंत्रता मिलती है अपने को विचार एवं अभिव्यक्ति की। विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बहुत अच्छी बात हुई। फिर अपने को मिलती है सभा की स्वतंत्रता। फिर अपने को मिलती है संघ की स्वतंत्रता। सभा की स्वतंत्रता, संघ की स्वतंत्रता, क्या लिखें और आगे बताइए? सभा की स्वतंत्रता, सभा की स्वतंत्रता होगी। देखिए विचार की स्वतंत्रता, सभा की स्वतंत्रता, संघ की स्वतंत्रता, बाद में आता है आवागमन की स्वतंत्रता। आवागमन के बाद आता है निवास की स्वतंत्रता। निवास के बाद आता था संपत्ति की स्वतंत्रता। बाद में आती है व्यापार की स्वतंत्रता। किसकी? व्यापार की स्वतंत्रता। तो देखिए कितने प्रकार की स्वतंत्रता होगी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। बिल्कुल अपन सही है। आर्टिकल नंबर 19(1), आर्टिकल नंबर 19(2), इसको मैं बी लिख रहा हूं। उसके बाद आर्टिकल नंबर कौन सा? 19(C), 19(C). फिर आर्टिकल नंबर 1, 2, 3। आर्टिकल नंबर कौन सा हो गया भाई? 19(D) हो गया। फिर आर्टिकल नंबर कौन सा? A, B, C, D, E। ई पे कौन सा आ गया? A, B, C, D, E, निवास आ गया। आर्टिकल नंबर 19(E) निवास आ गया। फिर आ गया आर्टिकल नंबर कौन सा? EF, 19(F) आ गया। और उसके बाद कौन सा आ गया? आर्टिकल नंबर 19(G) आ गया। समझ आ रही है बात? नहीं आ रही? बिल्कुल समझ आनी चाहिए भाई। जहन पर जोर दीजिए अगर नहीं आ रहा तो ये आर्टिकल नंबर 19(F) जो है ये संपत्ति का अधिकार था या संपत्ति की स्वतंत्रता थी। और इसे कब हटा दिया? 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया। बात समझ में आई मेरी? बिल्कुल आई। तो अब आपके सामने कितना बच गया? देखिए अब अपने सामने 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 1 मिनट, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो अब अपने पास वर्तमान के अंदर कितने बच गए? 6 बच गए। देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए आप। सबसे पहले मन के अंदर क्या आता है? विचार आता है। तो विचार की स्वतंत्रता आ गई। विचार आया, 4 लोग इकट्ठे हो गए, क्या बन गई? सभा बन गई। सभा बन गई तो और लोग इकट्ठे हो गए तो क्या बन गया? संघ बन गया। संघ बना तो संघ खड़ा तो रहेगा नहीं, धीरे धीरे चलेगा। तो आवागमन की क्या होगी? स्वतंत्रता होगी। चलते चलते थक जाते हैं तो किसकी जरूरत होती है? निवास की जरूरत होती है। तो निवास की स्वतंत्रता आ गई। चलते चलते थक गए, निवास करने के लिए अपने को किसकी जरूरत पड़ती है? पैसे की जरूरत पड़ती है। तो संपत्ति की आ गई। और पैसे के लिए अपने को क्या करना पड़ता है? व्यापार करना पड़ता है। तो ये मेरे हिसाब से क्या है, आप कैसे ही ट्रिक बनाइए लेकिन आप इनको क्या रखिए? याद रखिए भाई। क्लियर हुआ? बिल्कुल याद रखिए। तो 7 प्रकार की क्या आ जाती है बच्चों? स्वतंत्रता आ जाती है। इसके अलावा समानता का जो अधिकार है, विधि के समान संरक्षण। देखिए एग्जामिनर बहुत बार पूछता है विधि के समान
समानता, विधि के समान समानता, विधि के समान समानता। तो ये विधि के समान समानता किस देश के संविधान से ली गई है? विधि के समान समानता ली गई है ब्रिटेन से, ब्रिटेन से ली गई है। और क्वेश्चन अपने पूछा जा सकता है, विधि के समान संरक्षण, विधि के समान संरक्षण, और ये विधि के समान संरक्षण कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है अमेरिका से। कहाँ से लिया गया भाई? अमेरिका से लिया गया। देखिए, जितनी नॉर्मल बातें हो सकती थी, जितनी अच्छी बातें एग्जामिनर के द्वारा पूछी जाने वाली बातें हो सकती थी, वो सारी की सारी बातों को अपन ने क्या किया बच्चों? कवर किया। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल नंबर 32 का है, शिक्षा का अधिकार आर्टिकल नंबर 21 के द्वारा दिया गया है, सूचना का अधिकार अगर पूछा जाए तो 2005 के द्वारा है, स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल नंबर 19 के अंदर अपने को मिल जाता है। तो ये नॉर्मल सी बातें थी, और डीपली जितनी बातें हो सकती थी वो भी बातें थी किस भाग से संबंधित? तो ये था भाग नंबर 3 से संबंधित। किससे संबंधित हो गया? भाग नंबर 3 से संबंधित। ये देखिए, मैंने समानता का अधिकार लिखा है, तो ये आर्टिकल नंबर 14 से कहाँ तक चलता है? 18 तक चलता है, 5 हो गए। 19 से 22 तक चलता है तो कितने हो गए? 4 हो गए। 23 और 24 तक चलता है तो कितने हो गए? 2 हो गए। इसके अलावा 25 से 28 तक चलता है तो कितने हो गए? 4 हो गए। ये 29 और 30 तक चलता है तो कितने हो गए? 2 हो गए। संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन कौन थे? ये थे मोरारजी भाई देसाई थे। फटाफट अंतिम प्रहार अपना सीधा सीधा एग्जामिनर की ओर। क्लियर हुआ? ये हो गया। तो ये क्वेश्चन बढ़िया से आप नोट करोगे। नोट करने के साथ साथ बच्चों अपन आगे बढ़ते हैं। बीच बीच में मैं पानी पी रहा हूँ, बीच बीच में आप चाय पीते रहना भाई, माहौल बना रहता है पढ़ाई का। चलो देखो, अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लगभग हर बार एग्जामिनर के द्वारा एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है। हॉर्नबिल महोत्सव कितने दिनों के लिए आयोजित किया जाता है? क्वेश्चन में पूछा गया हॉर्नबिल महोत्सव कितने दिनों के लिए आयोजित किया जाता है? बताइए कितने दिनों के लिए आयोजित किया जाता है भाई हॉर्नबिल महोत्सव? चलो देखो, हॉर्नबिल महोत्सव ओणम हम्पी दोल। चलो देखो, हॉर्नबिल महोत्सव कितने दिनों के लिए आयोजित किया जाता है? सबसे पहले तो हॉर्नबिल महोत्सव, सबसे पहले तो हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? अच्छा एग्जाम है, अच्छा क्वेश्चन है, आरपीएफ एसआई के अंदर भी पूछा गया था। हॉर्नबिल महोत्सव, हॉर्नबिल महोत्सव, ये क्वेश्चन था इस बार का आरपीएफ एसआई का क्वेश्चन था। नोट डाउन करोगे बहुत बढ़िया से। हॉर्नबिल कहाँ का हो गया? तो सबसे पहले तो हॉर्नबिल हो जाता है नागालैंड का। नागालैंड का जो है ये त्यौहार हो जाता है। ये त्यौहार नागालैंड के अंदर 1 दिसंबर से लेके, नागालैंड में 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक चलता है। 1 दिसंबर से लेके 10 दिसंबर के मध्य चलता है। तो इसका मतलब आप और हम कह सकते हैं कि ये जो त्यौहार है कितने दिनों तक चलता है? 10 दिनों तक चलता है। 10 दिनों तक ये त्यौहार चलता है। कौन सा त्यौहार? हॉर्नबिल त्यौहार जो है ये चलता है। क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर हुआ। इसे जो है कहाँ पर? इसे जो है नागालैंड के अंदर त्योहारों का त्यौहार कहा जाता है। नागालैंड में इसे त्योहारों का त्यौहार कहा जाता है। त्योहारों का त्यौहार कहा जाता है। बहुत बढ़िया। इसके अलावा ये भी पूछा जाता है, ये जो हॉर्नबिल त्यौहार है किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? अपने से पूछा जाए किस जनजाति के द्वारा, तो नागालैंड के सभी समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। यानी सभी जो जनजातीय समुदाय है उनके द्वारा ये त्यौहार मनाया जाता है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? त्योहारों का त्यौहार कहा जाता है। दूसरी बात, हॉर्नबिल नाम किसके नाम पर पड़ता है? तो हॉर्नबिल जो है किसके नाम पर? पक्षी के नाम पर पड़ता है। हॉर्नबिल नाम का क्या हो गया? पक्षी हो गया। और इसी पक्षी के नाम पर कौन सा त्यौहार पड़ जाता है? हॉर्नबिल नाम का त्यौहार हो जाता है। बहुत बढ़िया। साधारण बेसिक बातें एक बार फिर से देखिए। हॉर्नबिल त्यौहार हर बार एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है, इसलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हॉर्नबिल महोत्सव जो है आरपीएफ एसआई का क्वेश्चन था बच्चों। कहाँ पर मनाया जाता है? नागालैंड के अंदर मनाया जाता है। 1 दिसंबर से लेके 10 दिसंबर के मध्य मनाया जाता है। 10 दिनों तक चलने वाला ये त्यौहार हो गया। नागालैंड के अंदर इसे त्योहारों का त्यौहार भी कहा जाता है। किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो नागालैंड की सभी जनजाति है उनके द्वारा मनाया जाता है। हॉर्नबिल नाम जो है किसके नाम पर पड़ता है? तो ये पड़ता है किसके नाम पर? हॉर्नबिल नामक एक चिड़िया या हॉर्नबिल नामक पक्षी के नाम पर इसका नाम पड़ता है। क्लियर हुआ? 2 नंबर ऑप्शन है अपने सामने ओणम।
2 नंबर हो गया ओणम। 2 नंबर कौन सा हो जाता है? ओणम हो जाता है। ये ओणम अगर अपने से पूछा जाए कि ओणम जो है ये कहाँ पर मनाया जाता है? ओणम जो है केरल के अंदर मनाया जाता है। ओणम जो है केरल में मनाया जाता है। ओणम केरल में मनाया जाता है। केरल में मनाया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है केरल के अंदर मनाया जाता है। कौन सा त्यौहार? ओणम त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है? केरल के अंदर मनाया जाता है। इसके अलावा केरल के शास्त्रीय नृत्य भी है भाई। इसके अलावा केरल के क्लासिकल डांस भी है, शास्त्रीय नृत्य भी है। कौन कौन से शास्त्रीय नृत्य? तो एक तो हो जाता है कथकली, ये भी कहाँ का हो गया? केरल का हो जाता है। इसके अलावा मोहिनी अट्टम भी कहाँ का हो जाता है? तो मोहिनी अट्टम भी केरल का हो जाता है। तो ये दोनों क्लासिकल डांस अपने से पूछा जाए कहाँ के होंगे? ये भी होगी। इसके अलावा पेरियार नदी, पेरियार नदी अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। पेरियार नदी ये कहाँ पर है? पेरियार नदी केरल के अंदर है। बहुत बढ़िया बात। इसी पेरियार नदी के तट पर या इसी पेरियार नदी के अंदर किसकी क्या निकाला जाता है? तो इसी के अंदर रबर निकाला जाता है। और ये जो रबर है कौन सी फसल हो जाती है? नकदी फसल हो जाती है। बहुत बढ़िया भाई। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान भी अपने से पूछा जाता है, कहाँ पर है? तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान ये भी केरल के अंदर है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान ये भी कहाँ पर हो गया? ये भी केरल के अंदर हो जाता है। तो देखिए केरल से संबंधित अपने केरल के अंदर मनाया जाता है कौन सा नृत्य? तो ये हो गया अपने ओणम हो गया। इसके अलावा केरल के 2 क्लासिकल डांस भी है बच्चों। कौन कौन से हो गए? एक कथकली हो गया, एक मोहिनीअट्टम हो गया। पेरियार नदी जो है ये भी केरल के अंदर है, जहाँ पर रबर निकाला जाता है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान ये भी कहाँ पर हो गया? तो ये भी केरल के अंदर हो जाता है। इसके अलावा 3 नंबर ऑप्शन है हम्पी। इसके अलावा 3 नंबर ऑप्शन जो है ये कौन सा ऑप्शन हो गया? 3 नंबर ऑप्शन हो गया हम्पी। अब अपने से पूछा जाता है कि ये जो हम्पी है ये कहाँ पर है? हम्पी है कर्नाटक के अंदर। हम्पी है कर्नाटक के अंदर और इसे जो है विजय दिवस के रूप में इन्हें मनाया जाता है। किस दिवस के रूप में पूछा जाए तो विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसे? हम्पी को मनाया जाता है। इसके अलावा 50 रुपये के नोट पर किसकी तस्वीर है? 50 रुपये के नोट पर, 50 रुपये के नोट पर किसकी तस्वीर होगी? तो हम्पी। और ये हम्पी कहाँ पर हो गया? आप सभी को पता है हम्पी कर्नाटक के अंदर हुआ। इसके अलावा देखिए और कौन सा है? दूल। हम्पी के साथ साथ एक और आप नोट करोगे कौन सा? होयसल मंदिर। हम्पी के साथ साथ एक और लिखिएगा होयसल मंदिर। और ये होयसल मंदिर कहाँ है? ये भी तो कर्नाटक के अंदर है। होयसल मंदिर ये भी कर्नाटक के अंदर है। इसे यूनेस्को साइट का दर्जा कब दिया गया था? होयसल मंदिर को यूनेस्को साइट का दर्जा, इसे यूनेस्को साइट का दर्जा दिया गया था कब? 2023 के अंदर। सही कह रहा हूं मैं, 2023 के अंदर दिया गया था यूनेस्को साइट का दर्जा होयसल मंदिर। होयसल मंदिर कहाँ पर? कर्नाटक के अंदर होयसल मंदिर। और इसके अलावा जो है बच्चों कहाँ पर? पश्चिम बंगाल का कौन सा आश्रम हो गया था? तो उस आश्रम को भी जो है यूनेस्को साइट का दर्जा दिया गया था कब? 2023 के अंदर। बहुत बढ़िया। इसके अलावा देखिए दोल या डोल, इसके अलावा दोल या फिर डोल ये महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये महोत्सव असम के अंदर मनाया जाता है। असम के अंदर ये महोत्सव मनाया जाता है। लगभग 2 या 3 दिनों तक ये चलता है। दोल या डोल 2 या 3 दिनों तक ये चलता है। तो ये भी पूछा जा सकता है एसएससी के द्वारा 2 या 3 दिनों तक। इसे जो है डोल जात्रा कहा जाता है। कहाँ पर? डोल जात्रा, डोल जात्रा भी इसे कहा जाता है। इसके अलावा होली जात्रा भी इसे कहा जाता है। कहाँ पर? होली की तरह इसे मनाया जाता है, असम के अंदर मनाया जाता है। क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर हुआ। इसके अलावा देखिए भाई असम के अंदर बहुत सारा है। असम के अंदर कामाख्या का मंदिर है, ये भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा असम के अंदर अहोम मोइदम है, अहोम मोइदम ये भी पूछा जा सकता है। असम के अंदर अम्बुबाची है, ये भी पूछा जा सकता है। अम्बुबाची है ये भी पूछा जा सकता है। कहाँ पर? असम के अंदर हो गया। इसके अलावा पोबितोरा अभ्यारण्य ये भी असम के अंदर है, ये भी एग्जामिनर के द्वारा पूछा जा सकता है। बहुत बढ़िया।
क्लियर हो गया। बढ़े आगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन अपना था हॉर्नबिल महोत्सव कितने दिनों के लिए आयोजित किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया सही 10 दिनों तक चलता है, लेकिन मैंने 10 दिन लिखने की बजाय यहाँ पर डेज लिखने की बजाय बच्चों ऑप्शन चेंज किए और यहाँ पे जो है स्टेट के नाम लिखे। इसलिए स्टेट के नाम लिखे कि आपके लिए प्रत्येक स्टेट के बारे में आपसे जो है बच्चों कुछ न कुछ जानकारियां मैं आप तक पहुंचा पाऊं। क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर, बहुत बढ़िया भाई, बिल्कुल क्लियर हुआ। बढ़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बढ़िया से स्क्रीनशॉट, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए कौन सा है, ये देखिए भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है अपने सामने, अक्सर एग्जामिनर के द्वारा पूछा जाता है। थोड़ा सा इसे ऊपर करते हैं अपन, ये लीजिए, ताकि अपन कुछ ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे बोर्ड का उपयोग कर पाएँ बच्चों। बढ़िया लग रही है क्लासें आपको? नहीं लग रही? बढ़िया लग रही है तो बिल्कुल क्लासों को लाइक करिएगा, बढ़िया लगती है तो आप क्लासों को बच्चों शेयर भी करिएगा, और अगर आपको अच्छी लगती है तो बढ़िया बढ़िया आप कमेंट कर रहे हो, आपको कमेंट क्या है बच्चों करना है। बहुत बढ़िया भाई, ये लीजिए, भारतीय संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य का विचार है भाई? भारतीय संविधान के किस भाग के अंदर कल्याणकारी राज्य का विचार है? ये देखिए भी, कल्याणकारी राज्य का विचार है किसके अंदर है? तो इसका पहले तो आंसर कौन सा हो जाता है? पहले तो आंसर हो जाता है राज्य की नीति निर्देशक तत्व, DPSP, राज्य की नीति निर्देशक तत्व। चलो देखें कुछ सीधी सीधी बातें बच्चों, अपन सीधी बात, नो बकवास, सीधा सीधा अपन चलते हैं। सबसे पहले देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग नंबर कौन से में है? भाग नंबर 4। और भाग नंबर 4 में अपने को क्या व्यवस्था मिलती है? ये मिलती है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में मिलते हैं? भाग नंबर 4 में मिलते हैं। बहुत अच्छी बात। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग नंबर 4 किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से। कहाँ पर? आयरलैंड के संविधान से लिए गए। बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा भाग नंबर 4 में आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक मिलते हैं? तो ये अपने को आर्टिकल मिलते हैं 36 से लेके आर्टिकल नंबर 51 तक व्यवस्था मिलती है। यहाँ तक बात ठीक है, यहाँ तक बात ठीक है। इसके अलावा भारत के संविधान के भाग नंबर 4 जो है, इसे क्या कहा जाता है? कल्याणकारी राज्य कहा जाता है। कल्याणकारी राज्य, कल्याणकारी राज्य भी कहा जाता है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है किस प्रकार से, महात्मा गांधी के विचार वाला भाग कौन सा? महात्मा गांधी के विचार वाला कौन सा भाग हो गया? तो महात्मा गांधी के विचार वाला भाग भी अपने को आंसर क्या देना है? भाग नंबर 4। इसके अलावा महात्मा गांधी के दर्शन वाला भाग, महात्मा गांधी के दर्शन वाला भाग, दर्शन वाला भाग, तो ये महात्मा गांधी के दर्शन वाला भाग भी कौन सा हो जाता है? भाग नंबर 4। शॉर्ट में इसे क्या कहा जाता है? शॉर्ट में भाग नंबर 4 को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है DPSP, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। बहुत अच्छी बात है। कुछ और छोटी छोटी बातें। भाग नंबर 4 जो है, भाग नंबर 4 जो है, भाग नंबर 4 के द्वारा किसकी स्थापना होती है? तो भाग नंबर 4 के द्वारा बच्चों भाग नंबर 4 के द्वारा सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना होती है। किसकी स्थापना होती है? सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना, सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना किसके द्वारा होती है? लोकतंत्र की स्थापना किस भाग के द्वारा होती है? तो अपना सही आंसर क्या आएगा? भाग नंबर 4 के द्वारा होती है। और भारत के किस भाग के द्वारा बच्चों सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना होती है? ये किस व्यक्ति के द्वारा बात कही गई थी? ये कहा गया था डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के द्वारा। B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा था कि भारत के अंदर जो है सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना किस भाग के द्वारा होगी? तो ये भाग नंबर 4 के द्वारा होगी। ये बेसिक बातें थी जो एग्जाम्स के अंदर पूछी जा सकती है। इसके अलावा जब अपन भाग नंबर 4 को पढ़ते हैं, देखिए कुछ आर्टिकल जो है निश्चित तौर पे एग्जाम्स में बड़े महत्वपूर्ण पूछे जाते हैं। आर्टिकल नंबर 4 पूछा जाता है एक तो। क्या है आर्टिकल नंबर 4? तो मैं लिख रहा हूं ग्राम
पंचायतों का गठन, राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा। देखिए आप पीछे के एग्जाम उठा के देखिए, लगभग एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया और इसी के अंदर आर्टिकल नंबर 40 के अंदर महात्मा गांधी की ग्राम स्वरोजगार की विचारधारा मिलती है। ग्राम स्वरोजगार की विचारधारा किस आर्टिकल में मिलती है? तो आर्टिकल नंबर 40 के अंदर मिलती है। एक आर्टिकल नंबर अक्सर एग्जाम्स के अंदर 44 पूछ लिया जाता है, समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता ये भी एग्जामिनर के द्वारा कई बार पूछा जाता है। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है मैं साथ साथ छाप रहा हूँ और साथ साथ आपको भी छापने। इसके अलावा और कौन सा आर्टिकल पूछा जाता है? आर्टिकल नंबर 45 पूछा जाता है, छोटे बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। छोटे बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, ये भी कई बार एग्जामिनर के द्वारा पूछा गया, छोटे बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा आर्टिकल नंबर 46, आर्टिकल नंबर 46। अब देखिए थोड़े से आप पीछे के एग्जाम उठा के देखिए, कौन से एग्जाम, चाहे वो पीछे दिल्ली पुलिस का था 2023 का, 2023 के अंदर बच्चों एसएससी जीडी का एग्जाम था, इसके अलावा सीएचएसएल सीपीयू कोई भी पेपर हुआ था, तो आप ध्यान से अगर देखोगे, सरसरी निगाह से देखोगे, बारीकी से अगर आप उन्हें देखते हो तो भाग नंबर 4 से अधिक क्या क्वेश्चन पूछे गए, एक भाग नंबर 4 कैसे संबंधित। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपके लिए भाग नंबर 4 क्या भी लेके आऊंगा और फिर सारे के सारे जो बच्चों उनसे संबंधित आर्टिकल है वो भी अपन क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे। तो ये 45 से पूछा जाता है। 46 अनुसूचित जाति एवं जनजाति, ये भी कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति, अनुसूचित जाति एवं जनजाति ये भी पूछा जाता है। इसके अलावा और कौन सा आर्टिकल पूछा जाता है? 47 नंबर 47 निश्चित तौर पे पूछा जाता है, राज्य लोक स्वास्थ्य को बढ़ावा देगा। राज्य लोक स्वास्थ्य को बढ़ावा देगा, ये भी एग्जामिनर के द्वारा पूछा जाता है। लगे हाथ एक और लिख लीजिए कौन सा, तो वो आप लिख देखते हैं। ये चलता है क्या? ये चलता तो है, दिखाई नहीं देता। ये एक मिनट, यही लेते हैं अपन वापस। ये देखो एक और आर्टिकल पूछा जाता है, आर्टिकल नंबर 48 क्या पूछा जाता है? वन्य जीव संरक्षण। राज्य वन्य जीव संरक्षण को बढ़ावा देगा। राज्य वन्य जीव संरक्षण को क्या करेगा? बढ़ावा देगा। और किसे बढ़ावा देगा? पर्यावरण को क्या करेगा? राज्य बढ़ावा देगा। क्लियर हुई बातें? यहाँ तक बिल्कुल क्लियर। मूल अधिकार ये अपने को मिलता है भाग नंबर 3 के अंदर। आर्टिकल नंबर कहाँ से कहाँ तक? आर्टिकल नंबर 12 से लेके 35 तक मिलता है। प्रस्तावना अपने को मिलती है, कैसे कहेंगे? ये अपने आप के अंदर क्या है? एक उपबंध है। और मूल कर्तव्य ये अपने को मिलते हैं भाग नंबर 4 कै के अंदर और आर्टिकल नंबर किस में आप बताओगे? आर्टिकल नंबर 51 कै के अंदर। क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर। तो जितनी जानकारियां थी भाग नंबर 4 से संबंधित जो एग्जामिनर के द्वारा पूछी जाती है बच्चों, बाकी सारे आर्टिकल है। कभी अपने को लगा कि जब अपन के सारे आर्टिकल करवाएंगे तो उनके अंदर अपन आर्टिकल को भी क्या करेंगे, लेकिन महत्वपूर्ण आर्टिकल जो अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो मैंने आपके सामने 40, 44, 45, 46, 47 और 48 कै। और समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य छाप दीजिए, कौन सा हो गया? गोवा हो गया। कौन सा हुआ? गोवा हो गया। भाई बढ़े अपन आगे, बिल्कुल अपन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत शानदार वाला आप जो है स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलो। देखो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है भाई, नंदा देवी बायोस्फीयर स्थित है भाई। सबसे पहले तो आज के लिए क्वेश्चन आपको मैं दे के जा रहा हूं बच्चों, भारत के अंदर जो है बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या कितनी है? आपको कमेंट बॉक्स के अंदर जाना है, छापना है कितनी संख्या है। फिर से आज का क्वेश्चन सुनिएगा, भारत के अंदर बायोस्फीयर रिजर्व, ये लीजिए, भारत में बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या कितनी है भाई? संख्या कितनी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, संख्या कितनी है? तो आपको केवल संख्या बतानी है और अगर आपको लगता है कि हमें उत्सुकता से और जवाब देना है तो भारत का सबसे बड़ा और सबसे छोटा बायोस्फीयर आप छाप के हमें जवाब दे दोगे, हमें बेहद अच्छा लगेगा। किस किस ने सही जवाब दिए वो हम आने वाली कल की क्लास में बच्चों बता देंगे। पूछा गया नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व जो है कहाँ स्थित है? देखो भाई कहाँ स्थित है आप बताइए। असम के अंदर स्थित है, 2 नंबर में हिमाचल प्रदेश से स्थित है, उत्तराखंड के अंदर या फिर उत्तर प्रदेश के अंदर। तो ये लीजिए कहाँ पर है? उत्तराखंड के अंदर स्थित है भाई। चलो देखो
उत्तराखंड के अंदर नंदा देवी। देखो नंदा देवी अपने से पूछा जाए तो नंदा देवी जो है बच्चों बायोस्फीयर कहाँ स्थित हो गया? नंदा देवी बायोस्फीयर कहाँ स्थित हो गया? उत्तराखंड के अंदर स्थित हो गया, उत्तराखंड के अंदर। इसके अलावा राजाजी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क ये भी कहाँ पर स्थित हो गया? राजाजी नेशनल पार्क ये भी यहाँ पर स्थित हो गया। कहाँ पर? ये। इसके अलावा फूलों की घाटी, इसके अलावा फूलों की घाटी ये भी कहाँ पर स्थित हो गया? तो ये भी कहाँ पर स्थित, देखिए नंदा देवी बायोस्फीयर यहाँ स्थित हो गया, राजाजी नेशनल पार्क स्थित हो गया। इसके अलावा फूलों की घाटी ये भी कहाँ पे हो गया? ये भी उत्तराखंड के अंदर। इसके अलावा जिम कारबोर्ड, इसके अलावा भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कारबोर्ड ये भी कहाँ पर है? ये भी हो गया उत्तराखंड के अंदर। क्लियर बात? बिल्कुल क्लियर बात। ये देखिए भाई बिल्कुल क्लियर। नंदा देवी बायोस्फीयर कहाँ पर है? उत्तराखंड के अंदर स्थित है। राजाजी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। फूलों की घाटी उत्तराखंड के अंदर है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ पर हो गया? तो ये भी कहाँ पर हो गया? उत्तराखंड के अंदर हो गया। एक नंबर ऑप्शन है अपने सामने, देखिए असम। एक नंबर है असम। तो देखिए सबसे पहले नुमेरी, नुमेरी कहाँ पर हो जाता है राष्ट्रीय उद्यान? तो नुमेरी भी असम के अंदर हो जाता है। नुमेरी राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर हो गया? तो नुमेरी राष्ट्रीय उद्यान असम के अंदर हो गया। एग्जाम्स में कई बार पूछा जाता है। इसके अलावा मानस कितना फेमस है भाई? देखिए मानस राष्ट्रीय उद्यान ये भी कहाँ पर हो गया? मानस राष्ट्रीय उद्यान ये भी कहाँ पर हो गया? असम के अंदर हो जाता है। इसके अलावा एक नंबर पे देखिए नुमेरी राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे हो गया। असम राष्ट्रीय उद्यान है ये भी, सॉरी मानस राष्ट्रीय उद्यान है ये भी कहाँ पर हो गया बच्चों? असम के अंदर हो गया। इसके अलावा एक सींग वाले गेंडे के लिए कौन सा हो गया बच्चों? एक सींग वाले गेंडे के लिए देखिए भाई काजीरंगा, माफ करना भाई माफ, काजीरंगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये भी कहाँ पर हो जाता है? ये भी असम के अंदर हो जाता है। ये भी असम के अंदर हो गया। क्लियर? बिल्कुल। इसके अलावा डिब्रू ये भी कहाँ पर हो गया? असम के अंदर हो जाता है। कौन सा? डिब्रू, डिब्रू जो है वो भी कहाँ पर हो गया? असम के अंदर हो गया। पोबीतारा और चक्करशिला, पोबीतारा वन्य जीव अभ्यारण्य, पोबीतारा ये भी कहाँ पर हो गया? असम के अंदर। चक्करशिला कई बार पूछा जाता है ये भी कहाँ पर हो गया? राष्ट्रीय उद्यान ये भी यहाँ पे हो गया भी। इसके अलावा रूपक और इसके अलावा बच्चों सोनाई और रुपाई, इसके अलावा सोनाई और रुपाई लिख लीजिए भी, सोनाई ये भी कहाँ पर हो गया? असम के अंदर हो गया। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। अब देखिए सीधी सीधी एक लाइन लिखिए, एक सींग वाले गेंडे के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? एक सींग वाले गेंडे के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान हो गया? तो ये हो गया काजीरंगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पर हो गया? असम के अंदर हो गया। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। एक सींग वाले गेंडे के लिए कौन सा हो गया? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो ये भी अपने से पूछा जा सकता है, तो अपने को क्या देना है? इसका सही जवाब देना है काजीरंगा। तो ये काजीरंगा हो कहाँ पर जाता है? तो ये काजीरंगा भी बच्चों असम के अंदर हो गया। क्लियर हुआ? इसके अलावा देखिए और यहाँ पे कौन कौन से बन सकते हैं। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, विश्व का एकमात्र, कुछ और इंपॉर्टेंट थे लिख लीजिए, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है बताइए भाई? विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुलाऊ लामजाओ भाई, केबुलाऊ लामजाओ कहाँ पर हो गया ये भाई? लामजाओ कहाँ पर हो गया? ये मणिपुर के अंदर हो गया। कहाँ हो गया? मणिपुर के अंदर, ये लीजिए मणिपुर के अंदर। इसके अलावा विश्व का एकमात्र तैरता हुआ डाकघर किस नदी पर है भाई? विश्व का एकमात्र तैरता हुआ डाकघर, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ डाकघर, तैरता हुआ
डाकघर ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। किस झील के ऊपर है बच्चों? डल झील के ऊपर है। किस झील में? डल झील के अंदर। और डल झील खारे पानी की है या मीठे पानी की? तो ये कैसे होगी? मीठे पानी की झील होगी। कौन सी झील होगी? मीठे पानी की झील होगी। तो ये आज की क्लास और आज की क्लास के शानदार और जानदार क्वेश्चन थे। जितने अच्छे जितने बेहतरीन क्वेश्चन थे सारे के सारे क्वेश्चंस को अपन ने कवर किया बच्चों। कवर करने के साथ साथ जितनी जानकारियां थी उन जानकारियों को मैंने आपके साथ क्या किया? साझा किया। अब आपको कमेंट बॉक्स के अंदर जाना है। सबसे पहले तो आपको क्लास पूरी लगानी है। पूरी लगाने के बाद आपको नोट्स बनाने हैं। नोट्स बनाने के साथ साथ आपको जहन में भी सारी चीज़ें डाल दी है। फिर आपको रिवीजन भी इसका करना है, इसलिए कि एसएससी जीडी का क्या आ रहा है बच्चों? एग्जाम आ रहा है। इसके अलावा आपको कमेंट बॉक्स में जाना है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो आप क्लास को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और अगर इसके अलावा मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है, अगर इसका जवाब दोगे तो आप फिर कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट बॉक्स में जाकर आपको बताना है भारत के अंदर बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या कितनी है और सबसे बड़ा और सबसे छोटा बायोस्फीयर कौन सा है। तो ये कल के लिए आपका क्या बच जाता है? काम बच जाता है। मिलते हैं फिर से एक नए सेशन के साथ, एक नई एनर्जी के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए बच्चों थैंक यू। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बढ़िया बढ़िया आप तैयारी करते रहिए।